नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कंजूस सास का तमाशा। बहू, भूख बर्दाश्त करने की हद होती है। तेरे चाचा चाची कब से नाश्ते की राह देख रहे हैं। कहाँ मर गई मीना बहू? ओ मीना बहू! आवाज देने पर मीना जब नहीं आई तो सास जानकी देवी उसके कमरे में फुदकते हुए पहुंच गई। बेटा लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था। बहू कहाँ है? पवन, गांव से तुम्हारे चाचा चाची आए हैं, नाश्ता करके लौट जाएंगे। तेरी बीबी है कहाँ? तो पवन ने कहा, माँ आप चाचा चाची के पास बैठो, मैं देखता हूँ। पवन काम छोड़कर उठा। बाथरूम से आवाज आ रही थी। मीना खूब उल्टियाँ कर रही थी। उधर किचन में कुछ जलने की बदबू आ रही थी। तो सास जानकी जी पहुंची। हे भगवान, ऐसी कामचोर बहू किसी को न मिले। गैस खुला रख कर भाग गई। तौबा तौबा, कितना पैसा बर्बाद कर दिया। पूरी सब्जी जल गई। लगातार जानकी देवी बड़बड़ाई जा रही थी। पवन घबराते हुए किचन में तेजी से पहुंचा। मम्मी, मीना तेज तेज उल्टियाँ कर रही है। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाएगी। आप जाकर उसका पेट सहला दे। बड़ा आया जोरू का गुलाम। बेटा जरा अपनी पत्नी को काबू में रख। तुम्हारे कारण सास के सिर चढ़ती जा रही है। यह देख। महारानी गैस खुला छोड़कर बाथरूम चली गई और सारा सब्जी जल गया। अरे, उल्टियाँ ही हो रही है ना? कोई चक्कर खाकर बेहोश तो नहीं हो गई? तू रुक, मैं देखती हूँ। जानकी देवी मीना के कमरे में पहुंची। मीना पलंग पर लेटी हुई थी। क्या हुआ बहू? यह क्या नाटक लगा है? चाचा चाची नाश्ता के लिए वेट कर रहे हैं और तू सब्जियां जलाकर आराम से पसरी है। मम्मी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। मेरा दिल कच्चा कच्चा हो रहा है। सुबह से 10 बार उल्टियाँ कर चुकी हूँ। बड़ी कमजोरी फील हो रही है, इसीलिए मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। खाना न बनाने के बहुत बहाने ढूंढती हो। ठीक है, मैं सबको नाश्ता पहले दे देती हूँ। तुझे तो हमारी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। कहते हुए जानकी देवी किचन में पहुंची। सबको सिंपल सूखा ब्रेड चाय के साथ खिला दिया। बटर भी लगाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनके हिसाब से सब्जी जल गया तो बहुत पैसे बर्बाद हो गए थे। बस यही सूखा ब्रेड सबको परोस देती हैं। एक एक पैसे बड़े सोच समझकर खर्च करती हैं। उनके देवर देवरानी जब नाश्ता करके घर वापस चले गए तो अपने बेटे को ऑफिस के लिए टिफिन दिया। वह भी चला गया। अपनी पत्नी की बड़ी चिंता हो रही थी, पर माँ के डर से वह छुट्टी न ले सका, नहीं तो माँ उसे भी खूब सुनाती। सब काम निपटा लेने के बाद जानकी देवी अपनी बहू के पास आई। अब कैसी तबीयत है? क्या अब पूरा दिन बिस्तर पर सोई रहेगी? मम्मी जी, कच्ची कच्ची डकारें आ रही हैं। खट्टा खाने का मन कर रहा है। बहू, तुझे कुछ हुआ नहीं है या कोई बीमारी नहीं है? तू माँ बनने वाली है। आजकल मेडिकल में किट मिलते हैं, जाकर कंफर्म कर ले। थोड़ी देर बाद मीना ने बताया, माँ जी आप सही कह रही थी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने चेक किया है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। इतना जल्दी क्या है? ले चलूँगी फिर कभी। ले, उल्टी का दवा खा ले, तुझे आराम हो जाएगा। जानकी देवी ने अपने बेटे पवन को मीना की माँ बनने की खबर दी तो पवन की खुशी का ठिकाना न रहा। साथ में मीना जी भी बड़ी खुश हुई कि उनकी बहू माँ बनने वाली है। और वह दादी। पवन बाप बनने की खुशी में शाम को घर लौटते समय बाजार से लड्डू ले आया। तो जानकी देवी गुस्से में बोली, बेटा अभी से इतना पैसा बहाएगा तो आगे कैसे होगा? 2 ही लड्डू लाता, कितने लोग हैं? बहू को तो वैसे भी उल्टी हो रही है, वह क्या लड्डू खाएगी? मीना को माँ बनने की बड़ी खुशी थी, पर सास के व्यवहार से उसका चेहरा उतर जाता। दूसरे दिन मीना ने सबके लिए प्लेन खिचड़ी बनाया, पर उसे खिचड़ी खाने का मन नहीं था। तो वो अलमारी खोलकर नमकीन, मठरी, लड्डू ढूंढने लगी। उसको चटपटा खाने का बड़ा मन हो रहा था। जैसे वो चटपटा खाने बैठी, जानकी देवी फिर से चिल्लाने लगी, बहू एक कटोरी खिचड़ी काफ़ी नहीं है जो नमकीन और मिठाई पर टूट पड़ी हो? वह सब मेहमानों के लिए रखे हैं, वह आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी?
ज़्यादा हमारा खर्चा मत बढ़ाओ, जो मिल रहा है खा ले। अपनी जीभ का लपलपापन काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। मीना मन महसूस कर रह जाती है और चुपचाप खिचड़ी खाती है, पर उसे वो खाई नहीं जा रही थी। जानकी देवी जी और 10 काम बताकर आराम करने चली गई। मीना अपने सास के कमरे में जाकर कहती है, मम्मी जी एक बार चलकर डॉक्टर को दिखा आते हैं, चेकअप कराना भी जरूरी है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा, मैंने भी तो बच्चे जने हैं। एक के समय भी डॉक्टर के पास नहीं गई, सब पैसा लूटने के चोचले हैं। अभी 1 महीने तो पूरा होने दे, फिर दिखा आना। शाम को मीना पवन से फ़ोन पर कहती है, अजी आते वक्त पुचके और समोसे ले आना, कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। पवन पुचका समोसा सब लेकर आता है, पर जानकी जी घर में तूफान मचा देती हैं। कभी माँ की पसंद की कोई चीज़ लाया है, और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद नापसंद का बड़ा ध्यान रख रहा है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया और तू उससे इतना लाड चाव लगा रहा है। मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया, मेरी ममता पर प्यार नहीं लुटा पाया। पवन क्या कहता, वह जानता था माँ से बहस में कोई जीत नहीं सकता। वह चुप रहने में ही अपना भलाई समझता है। वो अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। जानकी देवी मीना को खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली गई। रात को उन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक तो दादी बनने की उन्हें बड़ी खुशी थी, ऊपर से बहू के अनाप शनाप चटोरेपन की वजह से जो उनके पैसे खर्चे हो रहे थे, उससे वो बड़ी तंग आ चुकी थी। क्योंकि जानकी देवी थी बहुत बड़ी कंजूस। उनका बस चले तो पड़ोसियों के घर जाकर सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना खा ले, अपने खर्चे बिल्कुल ना करे। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि बहू को उसके पीहर भेज देंगी, क्योंकि ऐसे समय में बहू की देखभाल करना, उसे कुछ न कुछ खाने को देते रहना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराना, टेस्ट कराना और रिपोर्ट लाना, बहुत से अनगिनत काम बढ़ जाएंगे। और बहू बिस्तर पर आराम करती रहेगी तो उनका काम भी बढ़ जाएगा। दवाइयाँ और अस्पताल के खर्चे, इससे कहीं अच्छा होगा कि बहू को मायके भेज दिया जाए। 1 हफ्ते ही बीते थे कि जानकी देवी ने सास के रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि बहू को 2 दिन बाद मायके भेज ही दूंगी। मुझसे तो ये सारे नखरे बहू के उठाए नहीं जाएंगे और मेरा भी पीछा छूटेगा। करीब रात के 10 बजे उनके फ़ोन की घंटी भी बज उठी। माँ कैसी हो, मैं जो तुम्हें खबर देने वाली हूँ उससे तो तुम खुशी से चहक उठोगी। बता बेटा, इतना मुझे बुढ़ापे में इंतजार नहीं होता, क्या बात है? माँ तू नानी बनने वाली है। सच कह रही है मेघना बेटी, मैं नानी बनने वाली हूँ। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। लगता है भगवान इस बार कुछ ज़्यादा ही मुझ पर मेहरबान है। मेरी उम्र तुझे लग जाए। बहू भी माँ बनने वाली है। बातों बातों में पता चला कि बेटी और बहू दोनों का पहला महीना ही शुरू हुआ है। एक तरफ जहाँ मैं दादी बनूंगी, दूसरी तरफ मैं नानी भी बनने वाली हूँ। बेटी तू अपना बहुत ध्यान रख, ऐसे समय में देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। कहाँ माँ, कैसे ध्यान रखूंगी? घर में 3 ननद बच्चों सहित आ पधारी हैं और सब के सब चुगलखोर हैं। कुछ भी बनाती हूँ 10 कमियाँ निकालती हैं। बार बार किचन में मुझे जूझना पड़ता है। मुझसे तो काम नहीं होता। रोटी सब्जी की गंध से ही मुझे उल्टी आती है। पर बेटा तुझे तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे दिन भर किचन में पिसती रहोगी तो अपने खाने का ध्यान कैसे रखोगी? बच्चा स्वस्थ पैदा कैसे होगा? अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। जानकी देवी बेटी से बात करके फ़ोन रख दिया और दूध पीते हुए अपने कमरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सोच रही थी कि क्या किया जाए कि भैंस मर जाए और लाठी भी न टूटे। तभी उनके खुराफाती दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि वह खुशी से ही उछल पड़ी और फिर से अपनी बेटी को फ़ोन लगा दिया। बेटी मेघना सुन, बड़ी अच्छी खबर दे रही हूँ। क्या हुआ माँ? देख तेरी भाभी को
मैं तो मायके भेजने का सोच रही थी, पर मैंने अभी यह प्लान कैंसिल कर दिया है। एक काम कर, तू भी मायके आ जा, दोनों लोग साथ में डॉक्टर के पास चली जाना। एक ही डॉक्टर से तुम दोनों का इलाज करवा दूंगी। पर माँ, तुम्हारे खर्च तो डबल हो जाएंगे। इसमें कौन सी अकल वाली बात है? तू इसकी चिंता मत कर। मैंने जो सातिर दिमाग लगाया है ना, उसमें मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तू आ तो सामान पैक करके, और तुझे भी अपने ननद की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू कल सुबह ही चली आ। दामाद जी के भी पैसे बचेंगे। चिट भी हमारी, पट भी हमारी। पूरे 9 महीने की डिलीवरी इतने आराम से कटेगी तेरी कि तू देखती रह जाएगी। दादी नानी मैं बनूंगी और खर्चे होंगे किसी और के। बस तू चुपचाप चली आ। फिर क्या था, मेघना तो यही चाहती थी कि ससुराल के कामों से फुर्सत मिले। वह किसी की गुलामी नहीं करना चाहती थी। मेघना चुपचाप सुबह सुबह ही अपने मायके के लिए निकल पड़ी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी भाभी मीना बोली, दीदी आपने अच्छी खुशखबरी सुनाई। अच्छा हुआ आप मायके चली आई। हमारे बच्चे साथ साथ होंगे। आपके आने से घर में रौनक बढ़ गई है। मैं मामी बन गई और आप बुआ। भाभी, बातें तो होती रहेंगी, पहले आपको चटपटा खिलाओ। सादा बोरियत खाना अभी मत बनाना। जी दीदी, मेरा भी मन चटपटा ही खाने को करता है। उधर जानकी देवी कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। क्या सोच रही थी या तो वही जाने। बेटी को घर पर बुला लिया, पर वह कुछ और योजना बनाने में मशगूल थी, क्योंकि बेटी के आने से एक आदमी का खर्चा बढ़ गया था। ऊपर से बेटी बहू दोनों प्रेग्नेंट थी। कुछ सोचकर उन्होंने मीना की माँ यशोदा जी को फ़ोन लगाया। समधन जी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। दूसरी तरफ से यशोदा जी बोली, हाँ, मीना ने मुझे कल ही बताया था। इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। समधन जी, मैंने अपनी बेटी मेघना को तो मायके बुला लिया। आपको तो पता है, जितना एक माँ अपनी बेटी का ख्याल रखती है, उतना सास कहाँ रख पाती हैं। ससुराल में तो 100 काम होते हैं। उसकी तो 3 ननंदे हैं। सारे काम का बोझ उसी पर पड़ता है। बेचारी मेरी बेटी। पर आप अपना दिल छोटा मत करना। आप दुखी मत होइएगा। आपकी बेटी को तो मैं मायके में नहीं भेज सकती, क्योंकि दोनों ननद भाभी आपस में घुल मिल गई हैं। अब यहीं पर रहेगी। आपका जब भी मन करे तो आप अपनी बेटी के पसंद नापसंद को तो आप अच्छे से जानती हैं। उसके पसंद का पकवान बना कर भेजती रहिएगा। अब आखिर आप भी तो नानी बनने वाली हैं। नानी के भी बहुत अरमान होते हैं। देखिए ना, मैंने तो अपनी बेटी को घर पर ही बुला लिया, ताकि उसके पसंद का अच्छा अच्छा पकवान खिला सकूं। बेटी आराम से खाए पिए माँ के कलेजे को कितनी ठंडक पहुँचती है, यह तो आप खूब समझती हैं, क्योंकि आप तो 2 बेटियों की माँ हैं। यशोदा जी बोली, बहन जी ठीक है, मैं उसकी पसंद का पकवान बनाकर भेजती रहूँगी। एक बात और थी, आपका खुद का छोटा सा बगीचा है। मैं तो कहती हूँ, लगे हाथ दर्जनों सेब केले टोकरे भर भर कर भेज दीजिएगा। ऐसे में हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या था, यशोदा जी कभी पनीर के पराठे तो कभी पकौड़े, कभी फल कभी मेवे, कुछ न कुछ अपने बेटों के हाथों संडे वाले दिन भेजती रहती। ननद मेघना खूब लुत्फ उठाकर खाती। 2-4 पीसेस अपनी भाभी मीना से ज़्यादा ही खा जाती। फिर एक दिन सुबह के 10 बज ही रहे थे, मेघना के पेट में ज़्यादा ऑयली खाने से दर्द होने लगा। वह चिल्लाने लगी, माँ माँ। सारे घर में हड़कंप मच गया कि उनकी बेटी को क्या हो गया। क्या हुआ मेघना, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ, लगता है पकौड़ी ज़्यादा खाने से अपच हो गया है, बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पर बेटा, बहू ने तो 2 दिन की बात की अपॉइंटमेंट ली है। 2 दिन बाद तो हम डॉक्टर को दिखाने ले चलेंगे। अभी तो बेटा भी नहीं है, वह तो ऑफिस के लिए निकल गया है। रुक, मैं ही कुछ करती हूँ। उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया यशोदा जी के पास और कहा, समधन जी,
बुरा मत मानिए, हम बहुओं के मायके ज़्यादा कष्ट नहीं देते, पर क्या करें, मीना बहू का डॉक्टर से चेकअप कराने का समय आ गया है। ऐसे में कोई लापरवाही करना उचित बात नहीं होगी, कोई लेने देने ना पड़ जाए, इसीलिए आप अपने बेटे विशाल को भेज दीजिए। अभी तो आपका दामाद पवन ऑफिस के काम से बाहर गया है, उसके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी है। पवन के पिता तो है नहीं, मेरा बेटा अकेले है, नहीं तो हम आपको तकलीफ न देते। आपके तो 2 बेटे हैं, इसीलिए एक को भेज दीजिए तो अच्छा होगा। यह सुनकर यशोदा जी बड़ी भौचक्की रह गई। उन्हें बड़ा अजीब लगा, फिर भी वह समधन जी को सामने से इनकार भी नहीं कर पाई। खैर आधे घंटे में विशाल अपनी बहन मीना के घर पहुंच गया। मीना बहू, काम छोड़ो, मैं सब देख लूंगी, जाकर पहले डॉक्टर से चेकअप करा लो, तुम्हारा भाई आया है। यह सुनते ही वह तो हैरत में पड़ गई, बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी सास जानकी देवी को निहारने लगी। माँ जी, मैं तो कब से कह रही थी डॉक्टर को दिखाने के लिए चलिए, तब तो आप मेरी एक न सुनी, और अभी 2 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट ली है तो आज कह रही हैं चली जा। आपका तबीयत तो सही है ना? बहू देख, मेघना की तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती तुम्हारी भी तबीयत खराब हो। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र होती है। अब जा, जल्दी से तू डॉक्टर को दिखा दे। और हाँ, जब जा ही रही है तो अपनी ननद मेघना को भी ले जा, लगे हाथ दोनों का इलाज हो जाएगा। मीना कैसे मना करती, वह अपनी ननद को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती, क्योंकि वह अपनी ननद को अपनी बहन मानती थी। जो दर्द से वह गुजर रही थी, वही एहसास फीलिंग उसके अंदर भी पल रहा था। वैसे भी आज मेघना की तबीयत थोड़ी नाजुक थी। दोनों बेटी बहू डॉक्टर के पास गए और विशाल ने ही दोनों के बिल भरे, दवाई दिलाया, सारे खर्चे विशाल ने उठाया। मीना को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि सासू माँ ने नया दांव पेच खेलकर उसके भाई से पैसे ऐंठ रही हैं। वह सासू माँ को सबक सिखाना चाहती थी, पर सही मौके की तलाश में थी। अस्पताल से आने के बाद विशाल अपने घर वापस चला गया और मेघना अपने माँ के कमरे में आई। अभी उसकी तबीयत ठीक थी। दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़े। देखा मेरे दिमाग का कमाल, बोला था ना तेरा इलाज भी हो जाएगा और खर्च भी नहीं होंगे। कैसे मैंने मीना के भाई को बेवकूफ़ बनाया और इलाज के सारे पैसे उससे खर्च करवाए। हाँ माँ, तुम्हारा तो बात ही अलग है, पर माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे डॉक्टर ने ऑयली खाना खाने को मना किया है, पर मुझे मेवे के लड्डू खाने का बड़ा मन कर रहा है। ले बेटी, 2-2 लड्डू खा। पर माँ, यह लड्डू कहाँ से आए? अरे जब विशाल आया था तो आते आते यशोदा जी ने अपनी बेटी के लिए लड्डू भिजवाया था, तो मैंने अपनी अलमारी में छुपा दिया था। पर माँ, अगर मैं पूरा लड्डू खा लूँगी तो भाभी क्या खाएगी? तू इसकी चिंता मत कर। मैंने बेसन के लड्डू बनाकर उसके कमरे में रख दिया है और बोला है तेरी माँ ने भेजा है। वाह माँ, तेरी सातिड़ दिमाग का क्या कहना। उधर मीना भी अपने कमरे में गई। लड्डू देखा, उसे भूख तो लगी थी। लड्डू मुंह में ही डालते ही उसने थूक दिया, क्योंकि उसे बेसन के लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, यह क्या, तुमने लड्डू भेजा है? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मुझे बेसन के लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, मैंने बेसन के नहीं, मेवे के लड्डू भेजे थे विशाल के हाथों, वह भी 2-2 डिब्बे भर भर कर। मीना को समझते देर न लगी कि इसमें भी सासू माँ अपनी चाल चल गई। मीना घर में कला न हो कि लड्डू कहाँ गए, इसीलिए वह चुप रही। वह तुरंत चाय देने अपने सासू माँ के कमरे में पहुंची तो जानकी देवी बड़ी प्यार से अपनी बेटी को अपने हाथों से लड्डू खिला रही थी। खा ले, बहुत से लड्डू हैं। मीना को बहुत गुस्सा आया कि उसके मायके से आया हुआ लड्डू उसे खाने को नहीं मिला। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर अब यशोदा जी घर से कुछ भी भेजती, मीना फट से बाहर आती और अपने कमरे में लेकर चली जाती। गुस्से में उसने अपनी ननद को भी शेयर करना बंद कर दिया था। जानकी देवी तो मुंह ताकती रह गई।
फिर भी किसी न किसी बहाने चोरी छिपे जब उनकी बहू मीना किचन के कामों में बिजी रहती, वह उसके डिब्बे से निकालकर अपनी बेटी को खिला ही देती थी। वह कहावत है ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। जिसका जैसा व्यवहार है वह कभी बदला नहीं जा सकता। 7 महीने बीत गए। जानकी देवी अपनी बेटी को सलाद फ्रूट्स काट कर खिलाती, बहुत ध्यान रखती, पर मीना का ध्यान नहीं रखती। एक बार जब वह अपने भाई विशाल के साथ डॉक्टर से चेकअप करा कर लौटी तो डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी थी। वो करवाने पर हीमोग्लोबिन कम आया था और कमजोरी होने के कारण जानकी देवी जी के गले से ये बात उतर नहीं रही थी कि दोनों समय तो प्लेट भर भर कर ठूसती है, फिर कैसे खून की कमी हो गई। जरूर यह काम न करने के बहाने बना रही है। अरे हम भी जब प्रेग्नेंट थे तो हमें पता भी नहीं चलता था कि हमारे पेट में बच्चा है। कभी 2 घड़ी चैन से बैठने ही नहीं देती थी मेरी सास। सुबह से लेकर रात तक चक्कर घेनी की तरह काम करवाती थी। पर ये आजकल की बहुएं एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों को एक पैर में नचा देती हैं। ये खिलाओ वो खिलाओ, अरे और इन्हें बिस्तर पर बस आराम करना होता है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत खर्च करवाती है, आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन्स की दवा, बाप रे बाप। 100 नखरे होते हैं इनके, फिर भी कमजोरी लगी रहती है। हमारे ज़माने में कब बच्चा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। पर बहू, मैं तो तेरी सास हूँ, अब देख मेरे दिमाग। जानकी देवी ने मीना की माँ यशोदा जी के पास फ़ोन लगाया। समधन जी, अब देखिए ना, बहू का 8वां महीना आने वाला है। गोद भराई का रस्म है तो हम सब मेहमानों को बुलाएंगे। ऐसे में इस समय मीना बहू के पैर सूज गए हैं तो घर में 4 काम होते हैं। मैं अपनी बेटी की भी मदद नहीं ले सकती और ना ही बहू की। तो क्यों ना आप अपनी छोटी बेटी अंजू को भेज दे, तो थोड़ा बहुत काम में हमारा मदद हो जाएगा। पर बहन जी, अंजू का तो अगले महीने ही परीक्षा होगा, तो वो कैसे आपका मदद करेगी। देखिए, यहाँ ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ा काम करके अपना सुबह शाम बैठकर पढ़ाई भी कर लिया करेगी। यशोदा जी से मीना बेटी की हालत छुपी नहीं थी। वह जानती थी कि डॉक्टर ने उसे कुछ समय के लिए बेड रेस्ट बोला है। अब डिलीवरी होने में ज़्यादा समय भी नहीं है तो वह रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी अंजू को अनमने मन से वहाँ भेज दिया। अंजू जब पहुँची मीना के ससुराल तो जानकी देवी 24 घंटे उसके सिर पर सवार रहती। जब भी वह पढ़ने को बैठती तो बोलती, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, जाओ मेहमानों के लिए नाश्ता बना दो, गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है। मीना अपनी बहन का पक्ष लेते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी, इतने लोगों का खाना अंजू कैसे बनाएगी, आप भी थोड़ी मदद कर देती। बहू, एक तो तू ज़्यादा चल नहीं सकती, मुझे और मेघना को सजावट डेकोरेशन का काम भी देखना है। पर मम्मी जी, वह तो अभी छोटी है, 30-40 लोगों का खाना उससे कैसे बन पाएगा। मम्मी जी, बच्चा मैं कोई मायके से लेकर नहीं आई जो मेरी बहन खाना बनाए, जो हर सामान मेरे मायके से आए। आपने बोला था गोद भराई वाले दिन बाहर से हलवाई बुलाएंगे। हाँ बोला था बहू, पर हलवाई अभी खाली नहीं है, खाना बनाने से मना कर दिया है। तो मम्मी जी, बाजार से ही कुछ रेडीमेड नाश्ता मंगवा लीजिए। अरे बाजार से मंगवाना होता तो तेरी बहन को क्यों बुलाते, एक आदमी का खर्चा तो ऐसे ही बढ़ गया, और अभी पैसे की बचत करेंगे तभी तो डिलीवरी के समय काम आएगा। तुम तो जानती हो ज़माना बदल गया है, अब बच्चे तो ऑपरेशन से होते हैं, लाखों का खर्चा होता है, और डिलीवरी के बाद भी 2-2 बच्चों का खर्च बढ़ जाएगा। मैं तो कहती हूँ खर्चे हमें फूक फूक कर करना चाहिए। मीना ने यह बात अपने पति पवन को बताई। पवन भी अपनी माँ से बहुत डरता था, उनके आगे कुछ बोलने का साहस जुटा नहीं पाता था। मीना समझ गई कि पवन भी अब उनकी मदद नहीं कर पाएगा। मीना ने बैठे बैठे सब्जी काट के दिया और अंजू ने खड़ी खड़ी किचन में सारा काम किया। सब मेहमानों के आगे पीछे दौड़कर उनकी खातिरदारी की। करते करते बेचारी थक कर चूर हो गई। मीना को अपनी बहन पर बहुत तरस आ रहा था।
सासू माँ को फ्री की नौकरानी मिल गई थी। सारे मेहमानों के जाने के बाद जानकी देवी ने अंजू से सारे घर की साफ सफाई करवाई और उसे 10 काम बताकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। दोनों माँ बेटी खूब ठहाका लगा लगा कर हंस रही थी कि फ्री में नौकरानी भी मिल गई और गोद भराई के रस्म का काम भी हो गया, उनके पैसे भी बच गए। यह बात अंजू ने सफाई करते समय सुन ली। उसने पूरी बात अपनी बहन मीना को बताया। मीना ने मन ही मन ठान लिया कि माँ और बेटी दोनों को सबक सिखाने का समय अब आ गया है। बहुत हमारी सिधाई का फ़ायदा उठा चुकी हैं। अब तक अपनी मनमानी करती आई हैं। मैं अपनी सास को सास नहीं माँ समझती थी, पर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। मीना की हालत पहले से अब ठीक थी, तो उसने अपनी बहन को घर जाने दिया, क्योंकि वह जानती थी उसकी परीक्षा आने वाले हैं। समय बीतता गया। 9 महीने पूरे होते ही भाभी और ननंद की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया। लेकिन सबसे पहले मीना को डॉक्टर ने 1 तारीख का ऑपरेशन का डेट दिया था, क्योंकि बच्चे की पोजीशन घूम गई थी। बहू, एक काम करो, अपने बड़े भाई को फ़ोन कर दो, आज तुम्हारा ऑपरेशन होगा और मेरी बेटी का भी। माँ जी, जहाँ तक मुझे पता है दीदी को 3 तारीख का डेट मिला था। नहीं बहू, जब आज मुझे दादी बनने की खुशी मिलेगी तो नानी भी मैं आज ही बनूंगी। शायद तुम्हें सुनने में कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। जानकी देवी ने अपनी बेटी का ऑपरेशन का तारीख चेंज करवा लिया था, आगे का डेट ले लिया था, ताकि उनका खर्चा उसका भाई विशाल भरे। पर मीना ने बहाना करते हुए कहा कि माँ जी, मेरा भाई काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया है। यह क्या बहू, विशाल को तो पहले से पता था तुम्हारा ऑपरेशन 1 तारीख को होगा। कितना गैर जिम्मेदार है तुम्हारे मायके वाले। जानकी देवी बेटी बहू दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची। जब बहुत देर तक उसका भाई विशाल नहीं आया तो उन्होंने खुद फ़ोन कर दिया कि आज बहन की डिलीवरी होने वाली है। विशाल और अस्पताल में मैं अकेली हूँ। क्यों माँ जी, जीजा जी आज भी काम से बाहर चले गए? नहीं नहीं, वह तो है, लेकिन फिर भी 100 काम होते हैं। वह तो इंजेक्शन लेने के लिए बाहर गया है। मैं अकेली हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। मीना चाहती थी कि उसका भाई ही ना आए, क्योंकि सासू माँ की चालाकी वह समझ गई थी कि अस्पताल का बिल मेरे भाई के सिर पर मर देंगी। पर विशाल अस्पताल पहुँच गया। करीब 1 घंटे में मीना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और मेघना ने 2 जुड़वा बेटियों को। जानकी देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। 5 दिन के बाद जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया तो जानकी देवी ने विशाल को भी बुलाया और उसके पास आकर बोली, विशाल बेटा, मुबारक हो, तुम तो 3 बच्चों के मामा बन गए हो। तुम्हारा पद बढ़ गया है अब से। अपने भांजों के लिए अस्पताल का बिल तुम ही भर दो। मामा बनने की खुशी में इतना तो तुम कर ही सकते हो। विशाल बिलिंग काउंटर में गया, पैसे उसने भर दिए और जाकर जानकी देवी से बोला, माँ जी, मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे थे, इसीलिए पूरा नहीं भर सका। अब आप भर दीजिए, क्योंकि आपका भी पद बढ़ा है। दादी नानी 2-2 पद मिले हैं। मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने अपनी बहन और भाई के कॉलेज की फ़ीस भरी है। जानकी देवी गर्म मिजाज में बोली, पवन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, शायद बाहर गया है। मैं कैसे भरूंगी? आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होता है। मीना तपाक से बोली, माँ जी चिंता मत करिए, मेरे पास उनका मोबाइल है, मैं बाकी का ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। भैया, आपने कितने पैसे भरे हैं? 10 रुपये। मीना अंदर ही अंदर बड़ी खुश थी। उसके भाई के पैसे बच गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जानकी देवी की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। अपनी चाल नाकामयाब होते देख जानकी देवी बड़ी उदास थी। दरअसल बात यह थी कि मीना ने अपने भाई को मैसेज कर दिया था कि भैया आप अपना अकाउंट खाली कर लेना, क्योंकि मम्मी जी आपसे ही 2-2 ऑपरेशन के खर्चे वसूल करेंगी और अब तक का
किया गया जानकी देवी का सारा चिट्ठा खोल दिया था। कैसे वह अब तक अपने पैसे बचाती आई थी, कंजूस नहीं तो। जानकी देवी ने जानबूझकर बहाने से पवन को बाहर भेज दिया था कि उसे अस्पताल का बिल न भरना पड़े। तो चालाकी से उसने पवन के जेब से मोबाइल निकाल लिया। मीना का भाई विशाल ने अस्पताल आते समय सारे पैसे यशोदा जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, अपने अकाउंट को खाली कर लिया। जब जानकी देवी को इस बात की खबर लगी कि बहू ने उन्हें सबक सिखाने के लिए यह तरीका अपनाया है, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सी सास ऐसी होती हैं जो हर चीज़ के लिए बहू के मायके पर डिपेंड होती हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।